नमस्कार बच्चों, पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा हर्ष के बारे में। हर्ष का जीवन परिचय और हर्ष के सामने जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों को उसने किस प्रकार से निवारण किया। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है हर्ष का प्रशासक। हर्ष एक आदर्श एवं प्रजापालक शासक था। हर्ष ने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को आधारभूत रूप में बनाए रखा और उसमें परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए। उसका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने प्रशासन की अवधारणा एवं दिशा को संपूर्णतः लोक केंद्रित बना दिया। सभी साक्ष्य इस तथ्य को निर्वाध रूप से सिद्ध करते हैं कि हर्ष का संपूर्ण जीवन प्रजा कल्याण में लगा हुआ था। इन्हीं आदर्शों के अनुरूप वे राज्य के कार्य संचालन में लगा हुआ था। उसके समस्त प्रशासकीय क्रियाकलाप इसी उद्देश्य की पूर्ति को केंद्र में रखकर चलते थे। अपने उच्च आदर्शों के क्रियान्वयन के लिए हर्ष निरंतर सचेष्ट और क्रियाशील रहता था। हेंसांग के अनुसार हर्ष अपने प्रशासन में ईमानदार और न्यायप्रिय था। अपने कर्तव्यों के निर्वाह में वह अत्यंत नियमित और सख्त था। अपने समस्त आदर्शों और उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह भोजन और विश्राम तक की सुख को भूल जाता है। वह आगे लिखता है कि राजा के दैनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से उसको 3 भागों में बांटा था। एक भाग में वह शासकीय क्रियाकलाप की योजनाओं के निर्माण, संपादन और क्रियान्वयन के समय में लगाता था। शेष भागों में वह धार्मिक और नैतिक आदर्शों की पूर्ति के लिए कार्य करता रहता था। वह इतना व्यस्त रहता था कि दिन उसके लिए छोटा पड़ता था। व्यक्तिगत रूप से राज्य और प्रशासन का ज्ञान हो सके, इसके लिए हर्ष स्वयं संपूर्ण राज्य का भ्रमण करता था। बरसात के महीने को छोड़कर वह वर्ष भर अपने राज्य में दौरा करता था और प्रजा की अवस्था अपनी आंखों से देखता था। उसे अपने राज्य के भूगोल और शासन के आंतरिक ढांचे का पूर्णतः ज्ञान था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्ष का जो शासन प्रणाली है, यद्यपि उस समय सारे अधिकार हर्ष के पास थे, लेकिन हर्ष एक निरंकुश राजा नहीं था। उसने अपने शासन प्रणाली को, जिस प्रकार आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान शासन प्रणाली है, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होते हुए भी उसने शक्तियों का विभाजन कर रखा है। उसी तरह हर्ष ने अपने शासन का विभाजन कर रखा है। उसने केंद्रीय शासन, फिर उसके बाद मंत्री परिषद, फिर प्रांतीय शासन, फिर ग्राम्य शासन, फिर सैन्य व्यवस्था, फिर पुलिस व्यवस्था, फिर न्याय व्यवस्था। इस प्रकार जिस प्रकार की हमारी वर्तमान शासन प्रणाली से मिलती जुलती है। बच्चों, अगर आप इसको तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ेंगे, हर्ष की इमेजिंग अपने प्राइम मिनिस्टर को लेते हुए करेंगे, तो आप अच्छे से इस चीज़ को याद कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय शासन, जैसा कि उस समय राजा था केंद्र में, तो राजा राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी था। उसमें सभी अधिकार नहीं थे, वे सभी बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता था। युद्ध के समय के सैन्य संचालन, शांति काल में सैन्य संगठन करता था। वे साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। हर्ष ने परम भट्टराग, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम आदि साम्राज्यवादी उपाधियां धारण कर रखी थी। केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों द्वारा होता था, पर प्रत्येक विभाग नियंत्रण मंत्री के अधीन होता था। इस प्रकार शासन संचालन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी, जिसका उल्लेख है ना हेंसांग और बाण कौन है, जिसने हर्ष चरित्र लिखा है। और हेंसांग इसके शासनकाल में चीनी यात्री आया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जैसे कि अभी वर्तमान समय में मंत्री परिषद है, उस समय भी मंत्री परिषद होती थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी तथा गृह वर्मा की हत्या के उपरांत राज्य संचालन के प्रश्न मंत्रियों द्वारा नियमित हुए। हेंसांग इस एक स्थान पर स्पष्ट लिखता है कि राज्य के ऊपर शासन एक मंत्रिमंडल का था। मंत्री को सचिव अथवा आमत्य भी कहा जाता था। हर्ष के मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधिवर्ग, अक्षपटलाधिकृत से मतलब होता है यहाँ पर सरकारी और कागजी पत्रों की देखभाल करने वाला, जैसा कि पटवारी, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश इत्यादि मंत्री पद थे वहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं प्रांतीय शासन, जैसे कि हमारे यहाँ सेंटर में होता है, फिर उसके बाद में किस में होता है, स्टेट लेवल का शासन होता है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और फिर आता है उस पर पंचायत समिति, विलेज लेवल पे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रांतीय शासन। हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था अथवा प्रदेश कहा जाता था। ये चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है कि किसके शासनकाल में किसको क्या कहा जाता था। ये अभी भी नहीं, आगे भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप अपनी नोटबुक में हमेशा याद रखेंगे कि हर्षकालीन अलग प्रांतीय शासन व्यवस्था है, मौर्यकालीन अलग प्रांतीय शासन व्यवस्था है, और जो गुप्तकालीन शासन व्यवस्था है उसमें अलग नाम दिया गया है। नाम थोड़े बहुत सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। शासन व्यवस्था का ढांचा एक ही है, वही केंद्रीय शासन है, वही प्रांतीय शासन है, वही जिला स्तरीय है, वही ग्रामीण है, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों में चेंज है, वो चीज़ आपको याद करनी है। तो प्रांतों को भुक्ति अथवा प्रदेश कहा जाता था। अहिछत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पांडुवर्धन उसके राज्य कुछ प्रांत थे। प्रदेश अथवा भुक्ति विशेष जिलों में बटे थे। प्रांतीय शासक उपरारिक, महाराजा, गोप्ता, भूपति अथवा राष्ट्रप्रिय कहलाते थे। फिर हम आते हैं यहाँ पर ग्राम्य शासन। प्रांत अनेक ग्राम में होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई है। हर्ष के समय नगर शासन के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन ग्राम शासन में अधिकारियों के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। ग्राम का मुख्य है वो ग्रामिक कहलाता है। लेखों में जिन अधिकारियों के नाम मिलते हैं उसमें से जैसे कि सोलिकक चुंगी वसूल करने वाला, गोलिमिक वन उपवन की देखभाल करने वाला, अग्रहिक ब्राह्मणों को दान में दिए गए गाँवों की देखभाल करने वाला, तलवटक ग्राम का लेखा जोखा रखने वाला जैसा कि पटवारी होता है। इस प्रकार से कुछ ग्राम्य शासन व्यवस्था में पद थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी सैन्य संगठन व्यवस्था। हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। अपने साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाने के लिए, बाहरी शत्रुओं से उसकी रक्षा के लिए उसने एक विशाल सेना की संगठन की आवश्यकता रही। हेनसांग ने लिखा, हर्ष ने अपनी गज सेना बढ़ाकर, गज यानी हाथियों की सेना बढ़ाकर 60,000 तथा अश्व सेना 1 लाख तक कर दी। उसकी सेना में 6 लाख स्थायी सैनिक थे। हर्ष के काल तक आते आते रथ सेना का उपयोग समाप्त हो गया, किंतु नौसेना का उल्लेख मिलता है। सेना के 3 प्रमुख अंग थे, पैदल, घुड़सवार और हस्त सेना। सेना का सर्वोच्च अधिकारी उस समय क्या कहलाता था? महासंधि विग्रहाधिकृत होता। इसको महासंधि विग्रह कहते थे। वृद्धश्वार अश्व सेना का अधिकारी होता था और भाटस्वपति कटुक यानी गज सेना का अधिकारी। ये आप इसको जरूर याद करेंगे, किस सेना के अधिकारी को क्या कहते थे। फिर आते हैं हम पुलिस व्यवस्था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग था। इसके भी कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे कि दंडपाशिक डंडा और रस्सी रखने वाला, दंडिक केवल डंडा रखने वाला। इस विभाग के प्रमुख कर्मचारी भी होते थे, गुप्तचर भी होते थे, जो छिपकर सूचनाएं देते थे, अपराधियों का पता लगाते थे। फिर आती है न्याय व्यवस्था। हंसा ने लिखा है, शासन काम में ईमानदारी होने के कारण अपराधों की संख्या उस समय बहुत कम थी। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले आजीवन कैद की सजा उनको दी जाती थी। सामाजिक अपराधों के लिए अंग भंग देश निकाला, आर्थिक दंड भी दिया जाता था। फौजदारी के अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता था। जघन्य अपराधियों के लिए कान, नाक, हाथ, पैर काटने का विधान भी था। इस प्रकार हर्ष के समय कठोर दंड विधान तो प्रचलित था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उस समय दंड व्यवस्था इतनी कठोर होने के कारण अपराध भी कम थे। फिर हम देखते हैं आय व्यय के साधन क्या थे। तो हर्षवर्धन के शासन काल में जनता पर हल्के कर लगाए जाते थे। राज्य की मुख्य आय कृषि योग्य भूमि से प्राप्त राजस्व था और उत्पादन का 6वां भाग दिया जाता था। राज्य के व्यय के विषय में हेनसांग ने लिखा है, राजकोष के 4 भाग किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों के लिए, दूसरा राज्य के कामों में और तीसरा सार्वजनिक कार्यों के लिए, विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए तीसरा, और चौथा दान पुण्य में खर्च होता था।
लोक कल्याणकारी के बारे में यह है कि हर्षवर्धन उच्च कोटि का आदर्शवादी सम्राट था। वह अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। उसने राज्य में सड़कें बनवाई, सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, अनेक मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप बनवाए, शिक्षा को ने विशेष प्रोत्साहन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विहारों को नियमित आर्थिक अनुदान देता था। हर्ष दान, पुण्य और धार्मिक कृत्यों में बड़ी राशि धन खर्च करता था। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हर्ष का धर्म क्या था, हर्ष किस धर्म को मानने वाला था। तो हम देखते हैं कि बाण कथा अनुसार वर्धन वंश का जो संस्थापक है पुष्यभूतिस्त्व था, वो तो शव था। बाशखेड़ा अभिलेख में राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन को परमादित्य भक्त, सूर्य भगवान का भक्त कहा गया है। और हर्ष के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, वो भी सूर्य भक्त थे। सेना सोनीपत अभिलेख में इसे आदित्य भक्त भी कहा गया है। वर्धन वंश में सर्वप्रथम हर्ष के भाई राज्यवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में उसे परम सौगात बौद्ध कहा गया है। इस प्रकार के प्रारंभिक वातावरण में हर्ष सभी धर्मों के प्रति आकृष्ट हुआ। कोई सूर्य को मानने वाला है, कोई शैव धर्म को मानने वाला है, कोई बुद्ध को मानने वाला है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि इसके धर्म में मिला जुला धर्म इसका रहा है। तो बाण ने हर्ष द्वारा नील लोहित शिव की पूजा का उल्लेख भी किया है। हेनसांग के अनुसार हर्ष अंत तक सूर्य की उपासना भी करता था। प्रयाग सम्मेलन के अवसर पर वह महात्मा बुद्ध और भगवान शिव के साथ साथ भगवान सूर्य की भी पूजा करता था। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि धीरे धीरे हर्ष बौद्ध धर्म की ओर विशेष आकृष्ट होने लगा। इसके 3 कारण उसने बताए। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का प्रभाव, जो वर्धन वंश में सर्वप्रथम बौद्ध अनुयायी बना था। अपनी बहन राज्यश्री को विंध्य के जंगलों में खोजते समय हर्ष को एक बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र, इसका ध्यान रखेंगे आप, नाम इनका दिवाकर मित्र मिले। ये कौन थे? बौद्ध विद्वान थे। उन्होंने उनको राजभवन में ठहराया और दोनों भाई बहनों को उपदेश दिए। इससे भी वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। हेनसांग का सानिध्य, वो भी चीनी यात्री था, महायानी बौद्ध था, जो हर्ष के समय रहा। इसीलिए भी इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अधिक था। हर्ष की धार्मिक नीति सदैव उदार और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रही है। प्रयाग सम्मेलन में उसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की पूजा की और बौद्धों के साथ साथ ब्राह्मणों और अन्य संप्रदायों के लोगों को भी दान वितरित की। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर्ष की साहित्यिक अभिरुचि किसमें थी। हर्षवर्धन विद्वानों का सम्मान करते थे, उनका आश्रयदाता थे। हेनसांग लिखता है, हर्ष राजकोष का एक भाग विद्वानों को पुरस्कार देने में खर्च करता था। बाणभट्ट उसका दरबारी लेखक था, जिसने 2 महान ग्रंथों की रचना की, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी। स्वयं हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे। मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपको बताया। तो PRN यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, संस्कृत, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत साहित्य में इन नाटक ग्रंथों का विशेष स्थान है। स्वयं बाणभट्ट ने हर्ष को सुंदर काव्य रचना में प्रवीण बताया है। हर्ष की सभा में बाण के अतिरिक्त मयूर, हरिदत्त, जयसन, मातंग, दिवाकर आदि प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते थे। इस प्रकार हम कहते हैं, सोचते हैं कि हर्ष का जो दरबार था वह साहित्यिक रूपों से परिपूर्ण था और यहाँ पर धर्म, विद्वान, विज्ञान, गणित, ज्योतिष इत्यादि का भरमार था। फिर अब एक इसके काल में आता है कि इसके शासनकाल में एक कन्नौज सम्मेलन हुआ था। कन्नौज का धार्मिक सम्मेलन हर्ष के शासनकाल की एक प्रमुख घटना है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, अन्याय धर्म के सिद्धांतों का खंडन करके महायानी बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। यानी धर्म के सिद्धांतों में कुछ अन्यायिक बातें आ रही है, उनका खंडन करके बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित
करना था। 643 ईस्वी में बंगाल में हेनसांग से मिला और उसने कन्नौज में एक सम्मेलन करने की योजना के उद्देश्य बताया। इस योजना में 18 देशों के राजा, 3000 भिक्षु, 3000 ब्राह्मण एवं निग्रंथ जैन और नालंदा के 1000 भिक्षु सम्मिलित हुए। एक जुलूस के बाद सम्मेलन का कार्य आरंभ हुआ। जुलूस में बुद्ध की 3 फुट ऊंची स्वर्ण प्रतिमा जो सुंदरता से सजे हाथी पर प्रतिष्ठित थी विशेष आकर्षण की वस्तु थी। उसके अनुचर के रूप में दाहिनी ओर चरमधारी शक्ति वेशभूषा में स्वयं हर्ष थे। बाईं ओर चरमधारी ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्मा थे। इनके पीछे हेनसांग तथा कन्नौज राज्य के मंत्रीगण हथियों पे चल रहे थे। उनके पीछे हथियों पे सवार भिन्न भिन्न देशों के राजा, मंत्री, पुरोहित ये सब थे। ये सब सोने, चांदी, मणि, मुद्राओं की बहुमूल्य वस्तु लुटाते हुए सभा भवन में पहुँचे, जहाँ बुद्ध की प्रतिमा को सभा भवन में विशाल सिंहासन पर स्थापित किया गया। हर्ष ने पूजा की और एक बहुत बड़ा भोज किया। इसके बाद सम्मेलन प्रारंभ हुआ। हेनसांग सम्मेलन का अध्यक्ष था। हेनसांग ने 5 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता पर भाषण दिया तथा उपस्थित जनों से वाद विवाद करने का आह्वान किया, चुनौती दी। यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रस्ताव या एक शब्द तक विरोध सिद्ध कर दे तो मैं अपने प्रतिद्वंदी के अनुरोध पर अपना शीश कटाने को प्रस्तुत हूँ। मतलब इतना उसके अंदर दृढ़ विश्वास था। हर्ष स्वयं महायान धर्म की विजय एवं हेनसांग की रक्षा के लिए चिंतित थे, इसलिए उन्होंने घोषणा की यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य हेनसांग को स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुँचाएगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। जो कोई उनके विरुद्ध बात कहेगा उसकी जीहा काट ली जाएगी। स्वतंत्र वाद विवाद पर इस घोषणा का विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे भयभीत होकर किसी ने भी हेनसांग को चुनौती को स्वीकार नहीं किया। हर्ष के इस पक्षाघात व्यवहार से अन्य धर्मावलंबियों में बड़ा असंतोष फैला। उन्होंने सभा भवन में आग लगवा दी तथा हर्ष की हत्या का प्रयत्न किया। 18 दिनों के बाद सम्मेलन समाप्त हुआ। हेनसांग की विजय के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला। इसके पश्चात हेनसांग महायानदाव मोक्षदेव के नाम से भी विख्यात हुआ। मतलब इसके समय में की घटना है एक कन्नौज सम्मेलन। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कन्नौज सम्मेलन जिसको हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। कन्नौज सम्मेलन किसके समय में हुआ? हर्ष के समय में। क्यों बुलाया गया? धर्म की जो अखंडता है अन्याय के खिलाफ उसकी में सुधार करने के लिए और बौद्ध धर्म का जो महायान धर्म है उसकी प्रतिष्ठा के लिए इस धर्म में को बुलाया गया। इसमें कहाँ से राजा आए, कौन कौन से आए, कितने भिक्षु थे, कितने उनकी संख्या, इसका शेड्यूल क्या था, इस प्रोग्राम को रखने का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो क्या था, किस प्रकार रखा गया था, वो चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। फिर कौन इसका अध्यक्ष हुआ, कितने दिनों तक इसमें उन्होंने भाषण दिए, फिर क्या वाद विवाद हुआ और उसके बाद इसका हमें निष्कर्ष लिखना है। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों को याद करेंगे। जैसे कि हर्ष ने कन्नौज का सम्मेलन बुलाया, उसी समय एक प्रयाग का सम्मेलन भी हर्ष के समय में मिलाया गया था। तो कहते हैं कि हर्ष ने प्रयाग में एक मेले का आयोजन किया जहां वह प्रति 5वें वर्ष संपत्ति दान के लिए जाता रहता था। मतलब प्रयाग का जगह है वहाँ पे एक मेले का आयोजन होता और हर 5 वर्ष बाद संपत्ति का दान करने के लिए वो वहाँ जाता था। इसे महामोक्ष परिषद भी कहते हैं। यह हर्ष की 6ठी महामोक्ष परिषद थी जिसके देखने के लिए हेनसांग को भी निमंत्रण किया गया था। इस अवसर पर 5 लाख जनसमूह एकत्रित हुए जिसमें ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु तथा दरिद्र अनाथ लोग भी थे। ये समारोह 75 दिनों तक चला था। दान देने का और ये कार्य कितने दिनों तक? 75 दिनों और हर 5 साल में होता था। समारोह का प्रारंभ जुलूस से हुआ। पहले 3 दिनों में क्रमशः बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा हुई। समारोह के अंत 40 दिनों तक अनवरत चलने वाला दान हुआ जिसमें बौद्ध, ब्राह्मणों, अन्य संप्रदाय के भिक्षुओं, दीन दुखियों को मुक्त हस्त से दान दिया जाता था। इस दान यज्ञ में हर्ष ने अपना संपूर्ण कोष समाप्त कर डाला और अपने व्यक्तिगत
रत्न जो उसके पास थे वह भी वस्तुएं उसने दान कर दी। उसने अपनी व्यक्तिगत दानशीलता को इस सीमा तक पहुंचा दिया कि अंत में उसे अपने पहनने के लिए अपनी बहन से कपड़े लेने पड़े। तो इस प्रकार हम देखिए आप कि इतना बड़ा ज्ञानी राजा जिसने अपने धर्म के लिए और जो गरीब हैं उनकी रक्षा के लिए, उनको देने के लिए अपने तन के हीरे जवाहरात तो बाकी कपड़े भी उसने दान कर दिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप इस चीज़ को याद करेंगे, कन्नौज सम्मेलन, प्रयाग सम्मेलन और इसकी शासन व्यवस्था। धन्यवाद।